समझते हैं मालूम तो? देखिए, धरना मोर्चे से कोई भी जामीन मंजूर होता नहीं है। धरने मोर्चे का कोर्ट पे कोई भी असर होता नहीं है। जो भी जामीन जो कोर्ट जो मंजूर करता है, कोर्ट उसमें प्राइमा फेसी एविडेंस क्या है वो मैटर में, वो देख के कोर्ट जामीन मंजूर नामंजूर करता है। हमने जो दलील की उसमें वकील कैसा, इसमें प्राइमा फेसी वकील के खिलाफ कैसा एविडेंस नहीं है, ये कोर्ट को हमने बताया। और ये सब बातें, और उसके बारे में हमने वकील को जो क्लाइंट इन्फॉर्मेशन देता है, जो मालूमात देता है, उस बेस पे वकील ड्राफ्टिंग करता है। ऐसे हमने सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के जजमेंट भी कोर्ट को बताए, और ये कोर्ट ने हमारा आर्गूमेंट, हमारी दलील एक्सेप्ट करते हुए अल्ताफ वकील का जामीन मंजूर किया है। कल जो आरोपी को उठाया गया, हाँ, तो उसमें क्या कोर्ट ने बोला, उसका सीआर नंबर क्या है, क्या कौन कलम लगाए? कलम देखिए, वो तो 420, 467, 468 ये सब कलम, और अभी बाद में मेरे मालूमात के हिसाब से एक 120B का भी एक कलम लगाया गया उसमें। हाँ, वो जो कॉन्स्पिरेसी बोलते हैं जिसको, कट कारस्तान जिसको बोलते हैं, वो भी एक कलम लगाया। ये जो कलम लगा रहे जा रहे, बढ़ाए जा रहे, ये खाली ये मैटर की ग्रेविटी बढ़ाने के लिए ये लगाए जा रहे कि ऐसे बड़े बड़े कलम लगे तो जामीन ना होए, जामीन मंजूर होने में तकलीफ आए, ये मकसद से ऐसे बड़े बड़े कलम लगाए जा रहे हैं। वो जो आरोपी को यहाँ लेके आए, क्या हो? कौन सा आरोपी? प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने क्यों बुलाई है, क्या मकसद? देखिए, ये आपको मालूमात देने हैं कि जो अल्ताफ अहमद जो हमारे वकील साहब है, जूनियर वकील है, मालेगांव बार में प्रैक्टिस करते हैं, जिन्होंने जज की एग्ज़ाम भी दी थी और कुछ वजह से उनका सिलेक्शन रहना बाकी रह गया। वो वकील को 12 फरवरी 2025 को उनको अरेस्ट किया गया। उनको अरेस्ट करे बाद में उनको 13 तारीख को कोर्ट में पेश किया गया था। एक दिन के कोर्ट ने उनको PCR दिया था। उसके बाद में फिर वो मजिस्ट्रेट कस्टडी में आए। उसके बाद हमने उनका जामीन अर्जी कोर्ट में दाखिल किया और फिर डोलारे मैडम इनके सामने हमारी और सरकारी वकील की दोनों की बहस हुई। उस टाइम कोर्ट को हमने ये बताया कि वकील के पास जो मैटर आया था जामीन का, ये सॉरी जामीन बर्थ का, बच्चे के दाखिले, जन्म दाखिले का, तो पक्षकार ने जो मालूमात उनको दी थी वो मुताबिक उन्होंने वो बर्थ सर्टिफिकेट का एक अर्जी ड्राफ्ट करके खाली दे दिया था। इसके अलावा उनका रोल कहीं भी नहीं आता है। और जो भी रोल रहता है फिर वो कागज़ सही है गलत है ये सब वेरीफाई करने का काम ये तो तहसीलदार का रहता है। तहसीलदार को वेरीफाई करना है कि कागज़ सही है गलत है। अल्ताफ अहमद पे जो आरोप रखा था कि बच्चों का जन्म वो उत्तर प्रदेश में हुआ था, ये बात अल्ताफ को मालूम थी। उसके बाद में उन्होंने मालेगांव में जन्म दाखिला मिलने के लिए अर्जी दाखिल किया और ये जन्म दाखिला मिला है। हमने कोर्ट को बताया कि बच्चे की पैदाश MP में हुई, बिहार में हुई, राजस्थान में हुई, ये वकील को मालूमात होने की कोई सवाल ही आता नहीं। जो पक्षकार हमको मालूमात देता है वो मालूमात के हिसाब से हम लोग अर्जी तैयार करते हैं, ड्राफ्टिंग करते हैं। अब वो सच है, झूठ है, गलत है, इसकी शहनिशा करने का वो जो ऑफिसर है उनको रहती है। इसके लिए वकील कोई दोषी रहता नहीं है। अगर ऐसे इसमें वकील को अगर आप आरोपी बनाएंगे तो वकील को वकीली का पेशा ही बंद करना पड़ेगा। ये सब कोर्ट को बताए और उसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के कुछ जजमेंट बताए कि वकील ने कोई सब जो गलत एडवाइस दिया है और वो गलत एडवाइस की वजह से कुछ उसके कोई कॉन्सिक्वेंसेस हुए होंगे। तो ऐसे बेस पे भी, क्योंकि वकील ये नहीं बोलता क्लाइंट को, ऐसी कोई गारंटी देता नहीं कि एक केस में 100% जीतने ही वाला हो। जैसा डॉक्टर भी कई पेशेंट को ये गारंटी देता नहीं कि तू 100% रिकवरी हो जाएगा, वैसा वकील भी 100% कोई गारंटी देता नहीं। वकील को जो क्लाइंट मालूमात देता है उस बुनियाद पे वकील ड्राफ्टिंग करता है। इसलिए वकील इसमें आरोपी हो नहीं सकता है अगर वो समझ। और हमने दूसरे कोर्ट को ये भी एक बात बताई कि जन्म और मृत्यु का एक सेपरेट एक्ट है। अगर किसी इंसान ने, कोई पेरेंट ने कोई गलत मालूमात दी होंगी और जन्म दाखिला मिलाया होगा तो वो स्पेशल एक्ट है। वो स्पेशल एक्ट में तरतूद है कि अगर कोई झूठी मालूमात दे के जन्म का दाखिला किसी ने मिलाया होगा और कोई अधिकारी को जब मालूम पड़ता है कि झूठी मालूमात दे के ये दाखिला मिलाया गया है तो उनको जन्म दाखिला रद्द करने के अधिकार है और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा फाइन
लगा सकते हो जो आदमी ने मालूमात गलत दिया है। तो वो एक्ट के स्पेशल एक्ट के तरतूदी के एक्ट के अनुसार पुलिस ने कार्रवाई नहीं करते हुए डायरेक्ट 420, 467, 468, 471, 120B ऐसे बड़े बड़े कलम लगा दिए। अब समझो उत्तर प्रदेश में जन्म हुआ था और वो इंसान ने मालेगांव में जन्म का दाखिला मिला है, तो उनको वो एक्ट के मुताबिक वो जन्म दाखिला कैंसिल करा लेना चाहिए था, और जो आदमी ने गलत इंफॉर्मेशन दी है उसको ज़्यादा से ज़्यादा फाइन लग सकता था। बार काउंसिल एडवोकेट की भी नुमाइंदगी कर रहा है और शहर में जो लोग इससे मुतासिर है उनकी भी कर रहा है। आज की करंट पोजीशन इसकी क्या है और ये केस अभी किस नौयत पर है, क्या? अभी तो देखो तपास इन्वेस्टिगेशन चालू है और अभी मेरे ख्याल से 6 महीने का उनको SIT को टाइम दिया है इन्वेस्टिगेशन को। उसके बाद में 6 महीने के बाद वो उनका अहवाल, उनका रिपोर्ट वो गवर्नमेंट को सबमिट करने वाले हैं। मालेगांव शहर में आप लोग फी सबीलिल्लाह से केस को लड़ रहे हैं, अब इसके ऊपर सियासत राजनीति शुरू हो गई है। कुछ लोग कह रहे हैं कि हम इसमें इंटर हुए हैं तो अब जमानतें मिलना शुरू हो गई है, कुछ लोग क्रेडिट लेना शुरू कर दिए हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, आपको सबसे पहले बताता कि ये ऑर्डर 21/2/2025 को 11:30 बजे ऑर्डर हुआ, और जो धरना वगैरह मेरे को मालूमात जो मिली वो धरना 3 बजे हुआ था। 3 बजे के बाद तो धरने बिरने का मैंने पहले आपको बताया, धरने मोर्चे का कोई भी इफेक्ट या कोई भी पॉलिटिकल प्रेशर कोर्ट पे चलता नहीं। कोर्ट उसको मतलब बिल्कुल तवज्जो देता नहीं। कोर्ट कानूनी सब चीज़ें देखता है, कानून के दायरे में ये जामीन होना, इसका जामीन कर सकते या नहीं कर सकते। धरने का या कोई पॉलिटिकल प्रेशर का कोर्ट पे कोई भी असर होता नहीं, उलट उसका नेगेटिव इफेक्ट होता है कभी भी कोर्ट पे कोई प्रेशर लाया तो। ये जो भी बेल हुआ है ये मेरिट पे हुआ है, कानून की सब तरतूद कोर्ट ने देखा है, ये इसके खिलाफ प्राइमा फेसी एविडेंस है या नहीं अल्ताफ वकील के, ये सब देख के, और हमने जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो जजमेंट बताए वो देख के कोर्ट ने अल्ताफ को जामीन मंजूर किया। पहले एडवोकेट अल्ताफ साहब की जो है वो बेल हो गई है, एक और वकील है खालिद यूसुफ साहब, उनके ऊपर भी जो है कानून की तलवार रखी हुई है। किस तरीके से आप उनको इंसाफ दिला पाएंगे? देखिए, और कितनी राहें हमवार हुई अभी एक कामयाबी के बाद? खालिद यूसुफ जो मेरे मालूमात से उनके भी खिलाफ गुनाह दाखिल हुआ है, और खालिद यूसुफ साहब का भी एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन आज़िम खान वकील साहब हमारे उन्होंने दाखिल किया था सेशन कोर्ट में, लेकिन सेशन कोर्ट ने उनका एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन खारिज कर दिया है। और मुझे जो मालूमात मिली है, मेरे दोस्त ही है खान साहब, उन्होंने बताया आज़िम खान साहब ने कि भाई हम वो हाई कोर्ट में उसके लिए जस्टिस मिलने के लिए, उसको न्याय मिलने के लिए वो हाई कोर्ट में अटकपूर्व जामीन दाखिल करने वाले हैं। सर, मुंबई आप गए थे? हाँ, सीएम से भी मुलाकात होने की शायद जानकारी हमें मिली थी, तो किस बात पर ज़्यादा चर्चा हुई वहाँ पर? देखिए, हम लोग हमारे पूरे बार एसोसिएशन के पदाधिकारी, हमारे किशोर भाई जो बैठे हमारे बार के सेक्रेटरी है, और चंद्रशेखर शेवाड़े और मलिक वकील साहब और फैज़ वासिफ, ये हम लोग सब गए थे। उस टाइम हमारी सीएम के पास हम गए थे मंत्रालय में भी, लेकिन मंत्रालय में सीएम साहब दिल्ली गए थे, इससे हमारी उनसे मुलाकात नहीं हो पाई। लेकिन हमने जो हमारा निवेदन था वो उनके ऑफिस में हमने दे दिया। उसके बाद में हम लोग वहाँ से जो पुलिस लोगों का जो सिटीजन नागरिक लोगों को जो अत्याचार होता है उसके लिए सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन से एक ट्रिब्यूनल बनाया गया है, और वो ट्रिब्यूनल के जो हेड है वो एक्स हाईकोर्ट यानी रिटायर्ड हाईकोर्ट जज डावरे साहब है, और उसमें एक IPS ऑफिसर रहता है, एक IAS ऑफिसर रहता है, ऐसे 3 लोगों की वो कमेटी रहती। उनसे भी हमने मुलाकात की और उनको हमने सब बातें बताई कि वकीलों पे कैसा अत्याचार हुआ। अल्ताफ अहमद जिस दिन उसको अटक हुई उस दिन वो कोर्ट के हॉल में बैठा हुआ था, उसको बाहर बुला के और कोर्ट किसी की परमिशन नहीं लेते हुए डायरेक्ट कोर्ट के प्रीमाइसेस में से उसको अटक करके उसको लेके गया गया है। ये बिल्कुल इलीगल बात है। ये सब बातें हमने बताई है, हमारा निवेदन भी डावरे साहब को हमने दिया है। डावरे साहब बोले कि ठीक है, मैं सब ये देखता हूँ, इसमें जो भी मेरे से जो कानूनी एक्शन लेते आएंगी वो मैं लूँगा। करेट सुमैया ने जो भी आरोप रखा उसके बाद बांग्लादेशी रोहिंग्या तो पाए नहीं गए, 6 महीने की सरकार ने मुद्दत दी। इस दरमियान में अगर एक आदमी मिला तो आपका क्या तैयारी है, क्या राय है? देखिए, अगर कोई बांग्लादेशी या कोई रोहिंग्या मिलता है तो उसके खिलाफ वो लीगल एक्शन ले सकते हैं। अभी तक तो जो हमको मालूमात मिली है, जो हम रिमांड रिपोर्ट देखते हैं, FIR देखते हैं, उसमें मेरे मालूमात के हिसाब से अभी तक तो भी कोई भी रोहिंग्या कोई भी बांग्लादेशी मालेगांव में मिला नहीं है। किरीट सोमैया ने ट्वीट करके 100 लोगों की एक लिस्ट दी है
और एटीएस द्वारा एसआईटी सब ऊपर एटीएस द्वारा इसकी जांच की जाए, ये क्या तैयारी आप लोगों की रहेगी अगर एटीएस की जांच पड़ताल मालेगांव में शुरू? नहीं, जांच पड़ताल तो करने का हर एक को राइट है, जांच पड़ताल वो कर सकते हैं। यहाँ पे मसला ये था, कंप्लेन क्या थी कि मालेगांव में बहुत सारे रोहिंग्या और बांग्लादेशी है, लेकिन इतने दिन हो गए, अभी मेरे हिसाब से इंक्वायरी चालू होकर 1.5-2 महीना हो गया है, लेकिन अभी तक एक भी रोहिंग्या या एक भी बांग्लादेशी उनको मिला नहीं है, कोई सबूत मिला नहीं है। अगर कोई मिलता है उनको समझो तो उसके खिलाफ वो एक्शन ले सकते हैं। देखिए कोई जगह पे, कई जगह पे रोहिंग्या बांग्लादेशी मिले तो वहाँ पे एसआईटी बनाई गई नहीं है, वहाँ पे एटीएस बनाया गया नहीं है। और मालेगांव शहर को क्यों बदनाम किया जा रहा है? मालेगांव में तो एक भी बांग्लादेशी या रोहिंग्या मिला नहीं, कई जगह पे मिले, कई शहरों में बांग्लादेशी, तो वहाँ पे तो एसआईटी कोई हुई नहीं है। सर तो वासिफ सर, एक मिनट लास्ट, पीआईएल दाखिल करना ठीक रहेगा क्या इस वक्त? नहीं, पीआईएल दाखिल करना चाहिए ना, पीआईएल दाखिल करना चाहिए कि फिरियाद क्या है कि मालेगांव शहर में बहुत सारे रोहिंग्या और बांग्लादेशी रहते हैं। अब मालेगांव शहर में जब तुम्हारा बांग्लादेशी रोहिंग्या आपको नहीं मिला है तो तुम कहाँ घुस गए? जन्म दाखिले में घुस गए। अब जन्म दाखिले में समझो किसी कोई लेडीज़ है, उसका नाम है राशिदा, और उसके इसमें रशीदा आ गया, या फिर शादी होने के बाद उसके शोहर का उसका नाम लग गया, ये कुछ कमियां हैं, तो इसका मतलब वो जन्म दाखिला झूठा नहीं है। और समझो कोई बच्चे, किसी का उत्तर प्रदेश में जन्म हुआ है और उसने मालेगांव से जन्म दाखिला निकाला है, तो ज़्यादा से ज़्यादा उनको जन्म दाखिला जो बर्थ एंड डेथ सर्टिफिकेट, बर्थ एंड डेथ का जो एक्ट है उस मुताबिक खाली वो जन्म दाखिला कैंसिल करा सकते हैं। उसका मतलब उन्होंने कोई गुनाह नहीं किया है। आप उत्तर प्रदेश में जन्म हुआ और मालेगांव से जन्म दाखिला निकाला है तो वो कोई रोहिंग्या बांग्लादेशी होता नहीं ना, क्योंकि उत्तर प्रदेश ये भारत का ही एक स्टेट है, उसमें खाली जन्म, समझो गलत मालूमात दे के उसने जन्म दाखिला निकाला है तो वो जन्म दाखिला कैंसिल करने के उनको राइट है, और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा फाइन लगा सकते हैं। कानून के दायरे में रहे। उसके बाद में हम लोग वहाँ से जो पुलिस लोगों का, जो सिटीजन नागरिक लोगों को जो अत्याचार होता है उसके लिए सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्ट, और उसमें एक आईपीएस ऑफिसर रहता है, एक आईएएस ऑफिसर रहता है, ऐसे 3 लोगों की वो कमेटी रहती है, और कोर्ट किसी की परमिशन नहीं लेते हुए डायरेक्ट कोर्ट के प्रीमाइसेस में से उसको अटक करके उसको लेके गया है। ये बिल्कुल इलीगल बात है। ये सब बातें हमने बताई है, हमारा निवेदन भी डावरे साहब को हमने दिया है। डावरे साहब बोले कि ठीक है, मैं सब ये देखता हूँ, इसमें जो भी मेरे से जो कानूनी एक्शन लेते हैं कि वो मैं लूँगा। किरण सुमरिया ने जो भी आरोप रखा उसके बाद बांग्लादेशी, अगर कोई बांग्लादेशी या कोई रोहिंग्या मिलता है तो उसके खिलाफ वो लीगल एक्शन ले सकते हैं। अभी तक तो जो हमको मालूमात मिली, जो हम रिमांड रिपोर्ट देखते हैं